कल ईवीएम खुलेगी। देश के हर नेता को नतीजों की चिंता है। नरेंद्र मोदी निश्चिंत है। मोदी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिजी है। एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। मोदी विरोधी इन नतीजों को 24 का सेमीफाइनल बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर तो कल आने वाले नतीजों से कोई शिकन है और ना ही 24 को लेकर कोई कंफ्यूजन है। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? अगर कल बीजेपी हार गई तो मोदी पर क्या कोई असर नहीं पड़ेगा? प्रधानमंत्री इस जीत और हार को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे नरेट करेंगे? इस रिपोर्ट से मोदी की फॉरवर्ड प्लानिंग को जरा समझिए। ग्लोबल लीडर, भारत का सबसे बड़ा ब्रांड, दुनिया में भारत की सबसे बड़ी पहचान, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया अलायंस के पास कौन है जो मोदी का मुकाबला करेगा? विपक्ष के पास कौन है जो मोदी के बराबर खड़ा हो? क्या राहुल गांधी के लिए अब की बार 400 सीट पार का नारा लग सकता है? अब की बार मोदी सरकार 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। कौन है वो चेहरा जो मोदी के सामने टिक सकता है? कौन है वो नेता जो मोदी की जगह प्रधानमंत्री बन सकता है? विपक्ष के पास है कोई जिसके चुनाव जीतने और आने की गारंटी पब्लिक ले सकती है? पांच राज्यों के एग्जिट पोल के बाद से कांग्रेस माहौल बनाने में लगी है, क्योंकि 3 राज्यों में उसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। राहुल गांधी की फोटो लगाकर जननायक वाला टेक्स्ट फिट किया जा रहा है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी को 2024 में टक्कर देने के लिए राहुल गांधी मैदान में आ चुके हैं। लेकिन क्या वाकई राज्यों के चुनाव हारने से मोदी लोकसभा भी हार जाएंगे? क्या जिन मुद्दों पर राज्यों का चुनाव लड़ा गया, उन्हीं मुद्दों पर लोकसभा के भी चुनाव होंगे? यह सब पर्सपेक्टिव का खेल है। एग्जिट पोल उसी को अच्छे लगते हैं जिसके पक्ष में वो जीत बताते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस को भले ही कुछ राज्यों में जीत मिल भी जाए, लेकिन लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। जब देश की बात आती है तो भारत से लेकर दुनिया भर में बसे भारतवासियों को मोदी के आगे कोई नजर नहीं आता। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जब देर रात वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंचे तो पब्लिक पहले ही होटल के बाहर बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। दुबई में बसे भारतवासी बस मोदी की एक झलक पाना चाहते थे। मोदी 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 मोदी। पिछले कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज एक ग्लोबल लीडर की बना ली है और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मोदी बड़ी गर्मजोशी और अपनेपन से मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मोदी ने अपनी छवि ऐसी बनाई है कि जब भी वो किसी नेता से मिलते हैं तो लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों। यही एक ग्लोबल स्टेट्समैन होता है और मोदी उसी लीग में शामिल हो गए हैं। दुबई में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। यही नरेंद्र मोदी की खासियत है कि जो भी एक बार उनसे मिलता है वो उनका मुरीद हो जाता है। जैसे खुद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं, जो मोदी को दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बता चुकी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है। लेटेस्ट डेटा में नरेंद्र मोदी 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पर हैं। दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर मोदी से बहुत नीचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 38% है,
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ 31% लोग ही पसंद करते हैं। ब्रिटेन के ऋषि सुनक की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 27% की है। जापान की फुमियो किशिदा की तो सिर्फ 16% ही है। इसीलिए दुनिया मोदी की मुरीद होती है। मोदी ने अपनी विदेश नीति को बहुत टाइट रखा हुआ है। दुनिया के विभिन्न देशों से भारत के संबंध मजबूत किए, व्यापार बढ़ाया और दुनिया के सामने एक मजबूत भारत की छवि का निर्माण किया। पाकिस्तान के मामले में उन्होंने सख्ती का रवैया दिखाया तो चीन के साथ सीमा विवाद की वजह से उसे सख्त संदेश भी दिया। कूटनीतिक स्तर पर किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं की। पश्चिम में अमेरिका, यूरोपीय देशों से द्विपक्षीय संबंध मजबूत किए तो एशिया में लुक ईस्ट की नीति को बढ़ावा दिया। और अब नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ यानी कि दुनिया के गरीब राष्ट्रों की भी बात करते हैं। साथियों, पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है। विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को सिर्फ मेरा भला हो, ये सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी। इस हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां आया है। हम में से सभी को अपने दायित्व निभाने ही होंगे। पूरी दुनिया आज हमें देख रही है। इस धरती का भविष्य हमें देख रहा है। हमें सफल होना ही होगा। वी हैव टू बी डिसिसिव। हमें संकल्प लेना होगा कि हर देश अपने लिए जो क्लाइमेट टारगेट तय कर रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है, वो पूरा कर ही दिखाएगा। मोदी से यह क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता कि उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया। चाहे वो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक रही हो या फिर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, मोदी के वोटर को यह समझ में आता है कि जब बात पाकिस्तान की आती है तो फिर मोदी से बेहतर कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता। भारत में 2024 का चुनाव नजदीक आते ही पाकिस्तान में भी डर दिखने लगा है। हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि एंटी पाकिस्तान रेटोरिक जो है, पाकिस्तान बैशिंग, वो एक इलेक्ट्रोल प्लेटफॉर्म बना के वोट जीतते हैं, तो वो अभी भी करेंगे। तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। हमें कभी भी इसको इसको हमें रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज कर सकते हैं। सो वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड, बिल्कुल। तो ये करने के लिए तो वो कर सकते हैं। तो जब वो इस तरह की वहां पर पॉलिटिक्स होगी तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात उसी वक्त तो नहीं हो सकेंगे। अब वो इलेक्शन के बाद मुझे तो जैसे मैंने कहा यही लगता है कि अपने मोदी साहब जीत लेंगे, बिकॉज अपोजिशन कोई है नहीं, वो मोदी कमज़ोर अपोजिशन है। तो जब तक मोदी साहब हैं तो उनके साथ बातचीत करने के कोई फायदा है नहीं। पाकिस्तान का यह डर देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत की पीठ में छुरा भोंका है, भारत की धरती को आतंकवाद के खून से लाल किया है। भारत के बहुत से निर्दोष नागरिक पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से मारे गए हैं, लेकिन जब से मोदी आए उन्होंने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया। पाकिस्तान ने उरी में हमला करवाया तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान ने पुलवामा में हमला करवाया तो बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान को बताया कि अब हम घर में घुसकर मारेंगे, और पाकिस्तान को फिर से यही डर लग रहा है कि अगर मोदी फिर सत्ता में आ गए तो फिर मारेंगे। इसीलिए तो पाकिस्तान के गली मोहल्लों में कहा जाने लगा है कि जालिमों, मोदी आ रहा है।
जालिमो, मोदी आ रहा है। एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब डेली बेसिस पर जो खबरें आती हैं इंडिया की, तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है, वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया, अब मोदी आ रहा है। अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। ऐसा आपको महसूस नहीं होता? एक मूवी बड़ी मशहूर और मारूफ मूवी है, गब्बर सिंह उसमें एक कैरेक्टर है और उसमें वो जो है वो कहता है कि बच्चों को डराने के लिए कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हैं जी? तो पायनी ये जो बातें हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, ये जो फॉर्मर एनवॉय कह रहे थे और बातचीत कर रहे थे और अब्दुल बासित साहब जो हैं वो उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो हो रहा था कि भाई ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए। मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस-घुस के मार रहे हैं। गली-गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है। भारतवासी जब इस बदले हुए भारत को देखते हैं तो उन्हें गर्व होता है, क्योंकि भारत आज इतना सक्षम हो गया है कि वो पाकिस्तान में घुसकर अपने देश के दुश्मनों का खात्मा कर रहा है, एक एक करके बदला ले रहा है। लिस्ट बहुत लंबी है। मार्च 2022 में कराची में आतंकी जहूर मिस्त्री मारा गया, जो इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का हाईजैकर था। 8 सितंबर 2023 को पीओके में लश्कर का कमांडर अबू कासिम कश्मीरी मारा गया, जिसने कश्मीर में कई आतंकी हमले करवाए। फिर इसी साल 30 सितंबर को कराची में आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया, जिसने 26/11 के मुंबई हमलावरों को कराची में शरण दी थी। 11 अक्टूबर को पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड आतंकी शाहिद लतीफ सियालकोट में मारा गया। 5 नवंबर को एक और आतंकी ख्वाजा शाहिद का अपहरण करने के बाद पीओके में उसकी सिरकटी लाश बरामद हुई थी। वो 2018 के जम्मू कश्मीर के सुंजवान हमले का मास्टरमाइंड था। इसीलिए तो पाकिस्तानी भी मोदी के काम करने के तरीके के हार्डकोर फैन बने हुए हैं। पाकिस्तान में भी मोदी का फैन बेस बढ़ रहा है। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर हैं? ही इज़ अ ग्रेट लीडर। मैं तो उनको इतना अच्छा एक लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं, बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना। आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकायम हुए, 3rd टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को आज वो देखिए, आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा PM आते रहे हैं, बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती रही। बट मोदी की सरकार में ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 2014 से वो स्टिल, और 23 आ गया, आगे 24 भी आने वाला है। बट ये देखिए उनमें चेंजिंग क्या आई है। उन्होंने तीसरे टर्न्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए। नरेंद्र मोदी है, उनका अपनी नेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा आदमी साबित हुआ है, क्योंकि इसके दौर के अंदर उसने बहुत तरक्की किया इंडिया ने। और ख़ास तौर पे आप देखें जो G20 हुआ है उसमें उसकी बड़ी अपना है अचीवमेंट। और उसके बाद जो उन्होंने अब उनकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप उनकी मईशत देख लें, वो मेरे ख्याल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उनके मुताबिक कुछ ही सालों में वो 4th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसके बाद रिसेंटली जो उनका कतर का इशू हुआ है, उसके बाद जो इसराइल का इशू हुआ है, उस सब में उन्होंने ना अपनी नेशन का मुकदमा जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ से देख लें, इकोनॉमी की तरफ से देख लें, या उनके देखें ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी जुबानें हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं। उन सबको मेरे ख्याल इकट्ठा रखना यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अब पाकिस्तान के अंदर 90% से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, लेकिन जहाँ पे हम इकट्ठा नहीं रख पा रहे, वहाँ तो हर 10-15 किलोमीटर बाद, 20 किलोमीटर बाद मजहब भी चेंज होता है। असल में पाकिस्तानियों को भारत से बहुत जलन होती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि भारत के पास मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जो अपने मुल्क के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। वो हर वक्त भारत की तुलना अपने मुल्क से करते रहते हैं और अपने नेताओं को मोदी से कंपेयर करते हैं। तेजस जहाज है उनका, उसमें 73 साल का प्राइम मिनिस्टर 30 मिनट के लिए बंगलुरु के ऊपर वो फ्लाई करता है। उन्होंने भी फ्लाइट भरी है, इसको कहते हैं उड़ान भरना। इधर हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये लग्जरी जेट लाइनर में गए हैं खैरात मांगने के लिए। 2 उड़ानें उड़ी हैं इस रीजन में, जहां ये वही सरजमीन है जो 1947 से पहले बिल्कुल इकट्ठी थी।
लेकिन इस साइड से जो उड़ान भरी जाती है खैरात मांगने के लिए, रूलिंग एलीट के लिए, और दूसरी साइड पे लोकल मेड जहाज के बारे में मैं उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि वो जो उड़ान उन्होंने भरी है वो क्या है। पब्लिक सेक्टर ने उनको 123 तेजस हथियारों का ऑर्डर पहले ही दे रखा है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है $26 बिलियन की प्रोडक्शन लेके जाना चाहता है 2025। कुल मिलाकर इस वक्त पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ही भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है। वो एक ग्लोबल लीडर हैं। इसीलिए जानकार कह रहे हैं कि कुछ राज्यों का चुनाव हारने से मोदी के 2024 के रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त पब्लिक अलग मुद्दों को देखती है। पब्लिक ये देखती है कि कौन सा नेता देश को सुरक्षित रख सकता है, कौन सा नेता देश की इकोनॉमी को आगे ले जा सकता है, कौन सा नेता पूरी दुनिया में भारत पर भरोसे को बढ़ा सकता है और कौन प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार है। यही वजह है कि 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हारने पर भी मोदी को लोकसभा में यहीं से बम्पर वोट मिले थे और 2024 में भी इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके।